साल 2000 जुलाई 25 के दिन शाम के करीब 4 बज रहे हैं। एयर फ्रांस की फ्लाइट 4590 पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार खड़ा है रनवे पर। यह कोई आम कमर्शियल प्लेन नहीं है, बल्कि ये है दुनिया का सबसे तेज विमान सुपरसोनिक कॉनकोर्ड। इसके रफ्तार का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि जहां एक नॉर्मल कमर्शियल जेटलाइनर को 8.5 घंटे लगते हैं पेरिस से न्यूयॉर्क पहुंचने में, सुपरसोनिक कॉनकोर्ड ये दूरी 3.5 घंटों में ही तय कर सकता है। पूरे 5 घंटों का अंतर ये प्लेन इतना फास्ट है। 100 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स के साथ ये प्लेन जैसे ही रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए स्पीड पकड़ता है, अचानक से इसके राइट विंग से काले धुएं निकलने लग जाते हैं। ये देखकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तुरंत ही पायलट्स को खबर करते हैं, लेकिन कॉनकोर्ड टेक ऑफ करने के स्टेज पे होता है। अब इसको रोक पाना पायलट्स के बस में नहीं था। कॉनकोर्ड टेक ऑफ कर जाता है। इसके टेक ऑफ करते ही आग तेजी से भड़क उठता है। पायलट्स आग कंट्रोल करने के लिए लेफ्ट इंजन को बंद करते हैं। पता चलता है आग के तेजी से लगने से दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर ये प्लेन एक होटल में क्रैश कर जाता है। प्लेन में बैठे 100 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। इसके अलावा होटल में ठहरे 4 और लोग मारे जाते हैं। The world's most prestigious aircraft crashes. More than 100 people are dead. सुपरसोनिक कॉनकोर्ड्स के 25 साल के हिस्ट्री में ये पहली और आखिरी क्रैश थी, लेकिन इस एक क्रैश ने सुपरसोनिक कॉनकोर्ड्स के हिस्ट्री को बदल के रख दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कॉनकोर्ड के इस क्रैश की वजह कोई दूसरा प्लेन था, कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस का फ्लाइट 55, जो कि कॉनकोर्ड के टेक ऑफ करने के कुछ देर पहले ही सेम रनवे से उड़ा था। तो क्या आप यकीन करोगे? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में कॉनकोर्ड के क्रैश होने की मिस्ट्री। जहां एक कमर्शियल एरोप्लेन जेटलाइनर 800 से 900 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ते हैं, सुपरसोनिक कॉनकोर्ड 21 से 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ा करता था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज की डेट में कॉनकोर्ड का यूज नहीं किया जाता है, जिसके बारे में आगे जानेंगे। एयरबस और बोइंग जैसे विमान 800 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकते हैं, तो ये सबसोनिक की कैटेगरी में आते हैं। और जो प्लेन साउंड की स्पीड 12 से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा रफ्तार से उड़ सकते हैं, उन्हें सुपरसोनिक कहा जाता है या सुपरसोनिक की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आज का हमारा ये सुपरसोनिक कॉनकोर्ड 21 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था। ये बिल्कुल आज की मॉडर्न फाइटर जेट्स की तरह है, लेकिन एक फाइटर जेट और कमर्शियल प्लेन में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज तक का सबसे तेज फाइटर जेट देखा जाए तो लॉकहीड YF-12 है, जो कि 36 से 61 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है। सुपरसोनिक कॉनकोर्ड्स को बनाने में काफी कॉम्प्लिकेशंस होती थी फाइटर जेट्स और कमर्शियल जेटलाइनर्स के मुकाबले। तो जब कमर्शियल प्लेन्स पहले से ही थे और ठीक ठाक स्पीड से ट्रैवल करते थे, तो कॉनकोर्ड को बनाने की क्या जरूरत थी? आपको भी यही लग रहा होगा, मुझे भी यही लगा था। जब मैं इसका जवाब ढूंढ रहा था तब मुझे पता चला इसकी असली वजह, और वो है आदमी के अंदर की जुल्म, मतलब वही क्यूरियोसिटी। अब इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए 1947 में जाना पड़ेगा, जब इंसानों ने पहली बार साउंड बैरियर को ब्रेक किया था। अक्टूबर 14, 1947 में मेजर चार्ल्स ईगर, जो कि US एयरफोर्स के पायलट थे, उन्होंने इंसानों की हिस्ट्री में पहली बार एक एरोप्लेन को उड़ाया था सुपरसोनिक स्पीड पर। यह चीज इन्होंने करी थी अमेरिका के मोहावे डेजर्ट के ऊपर। A man has flown an airplane faster than the speed of sound. She's getting real active. इस इवेंट के तुरंत बाद ही एविएशन कंपनीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं सुपरसोनिक एरोप्लेन्स के ऊपर। इन लोगों को लगता है कि सिर्फ मिलिट्री वाले ही क्यों सुपरसोनिक स्पीड के मजे उठाए, आम लोगों के लिए भी ऐसा एरोप्लेन बनाया जाए जो कि सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल कर सके। करीब 10 सालों तक इस पर रिसर्च चलता है और इसी के बीच में 1960s के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार चलने लग जाता है। इस कोल्ड वार के दौरान अमेरिका स्पेसक्राफ्ट यानी कि मून पे लैंडिंग के लिए दिलचस्पी दिखाने लग जाता है, तो सुपरसोनिक एरोप्लेन्स की रिसर्च यूरोप शिफ्ट हो जाता है। ब्रिटेन और फ्रांस 2 देश मिलकर $multi-billion डील साइन करते हैं इस रिसर्च के ऊपर, और 29 नवंबर 1962 के दिन ये एग्रीमेंट पब्लिक कर दिया जाता है कॉनकोर्ड एग्रीमेंट के नाम से। On behalf of their governments, they signed the agreement for the joint development and production, a foretaste perhaps of common market cooperation. They agreed to build one in Toulouse, France, and the other at Filton in Bristol.
इस एग्रीमेंट के तहत दोनों सरकारों के बीच ये समझौता होता है कि दोनों देश मिलकर न सिर्फ मिलिट्री के लिए रिसर्च करेंगे बल्कि सुपरसोनिक एरोप्लेन्स जेटलाइनर पर भी रिसर्च करेंगे आम जनता के लिए। इसके 7 सालों बाद मार्च 1969 में सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड की पहली सक्सेसफुल फ्लाइट करी जाती है और देखते ही देखते कुछ सालों में कॉनकॉर्ड दुनिया की पहली कमर्शियल सुपरसोनिक जेटलाइनर बन जाता है। अब मिलिट्री के अलावा सिविलियंस आम लोग भी सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल कर सकते थे। अराइव बिफोर यू लीव करके इस फ्लाइट की टैगलाइन बन जाती है कॉनकॉर्ड इतना फास्ट था। 8.5 घंटों का सफर ये 3.5 घंटों में कंप्लीट कर सकता था, लेकिन इसमें ट्रैवल करना इतना महंगा था, सिर्फ बड़े वाले अमीर लोग ही इसमें ट्रैवल करना अफोर्ड कर सकते थे। सिर्फ पेरिस से न्यूयॉर्क जाने के लिए इसकी एक टिकट की कीमत होती थी $12,000, यानी कि उस जमाने का 10 लाख रुपए। अगर इन्फ्लेशन को जोड़े तो आज की डेट 2024 में ये अमाउंट बनते हैं 16 लाख रुपए। इतने में तो एक थार आ सकता है आज की डेट में। इसी के चलते कॉनकॉर्ड से ट्रैवल करना लोगों के बीच एक लग्जरी स्टेटस बन चुका था। 90s के दौरान हॉलीवुड एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, टॉप लेवल के स्पोर्ट प्लेयर्स और पॉलिटिशियंस जैसे लोग इसमें ट्रैवल करते थे एक लग्जरी के तौर पर। यहाँ तक कि फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर भी इसमें ट्रैवल किया करते थे। कॉनकॉर्ड के लिए बड़ी प्रेस्टीज की बात है अभी तक कि ये पहली और एकलौती कमर्शियल सुपरसोनिक जेटलाइनर रहा है। और इस प्लेन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी इसकी नोच, जिसे जरूरत के अनुसार ऊपर या नीचे किया जा सकता था। जब ये प्लेन नीचे होता था जमीन पर या रनवे पर टेक ऑफ करते समय पायलट्स इसके नोच को नीचे कर देते थे ताकि बेटर विजिबिलिटी मिल सके, और जब कॉनकॉर्ड हवा में होता था तब नोच को सीधा कर दिया जाता था बेटर एरोडायनामिक के लिए। कॉनकॉर्ड के 25 साल के करियर में साल 2000 तक बहुत ही जबरदस्त सेफ्टी रिकॉर्ड मेंटेन था। अभी तक एक भी कॉनकॉर्ड में एक छोटा डिफेक्ट तक देखने को नहीं मिला था, लेकिन ये सब बदल गया एक क्रैश की वजह से 25 जुलाई 2000 के दिन। उस दिन इस प्लेन में बैठे 1 से 9 लोगों के साथ होटल में ठहरे 4 और लोग मारे जाते हैं और 4 को छोटी मोटी चोटें आती है। क्रैश के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है जो प्लेन इससे पहले उड़ा था सेम रनवे से, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बात करी थी। कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस की फ्लाइट 55 टेक ऑफ करते वक्त एक 17 इंच का मेटल का टुकड़ा छोड़ देता है रनवे पर, और जब ये एयर फ्रांस की फ्लाइट 4590 आता है रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए, ये मेटल का टुकड़ा इसके टायर में फंस जाता है। टायर पंचर नहीं होता है बल्कि कट जाता है और इसके छोटे छोटे टुकड़े 5 से किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टकराते हैं प्लेन की विंग से, जिससे हाई प्रेशर शॉकवेव क्रिएट होता है प्लेन की विंग्स पर और फ्यूल टैंक फट जाता है। फ्यूल टैंक के फटने की वजह से फ्यूल लीक करने लग जाता है और क्योंकि बेहद हीट होता है वहाँ पर, टायर के छोटे छोटे टुकड़े टकराते हैं फ्यूल से, इंजन भी काफ़ी हीट जनरेट करता है, उसकी वजह से आग लग जाता है लीक हो रही फ्यूल में, जिसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर गिल्स लोगलिन को धुआं निकलता दिखाई देता है। वो तुरंत ही पायलट्स को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन अब देर हो चुका था और प्लेन उड़ जाता है। प्लेन के टेक ऑफ करते ही आग तेजी से भड़क उठता है। पायलट्स लेफ्ट इंजन को बंद कर देते हैं ताकि आग को कंट्रोल में लाया जा सके, तभी दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर ये प्लेन एक होटल में क्रैश कर जाता है। कॉनकॉर्ड का ये क्रैश दुनिया के लोगों को चौंका कर रख देता है। लोग मानने को तैयार नहीं थे ये प्लेन कभी क्रैश कर सकता है। इतना टॉप क्लास, इतना प्रेस्टिजियस प्लेन कैसे क्रैश कर सकता है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। इस एक क्रैश के बाद कॉनकॉर्ड की रेपुटेशन हद से ज्यादा गिर जाता है। ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस दोनों फैसला करते हैं कॉनकॉर्ड की सभी फ्लाइट्स को कुछ दिनों के लिए बंद करने के लिए, जब तक क्रैश का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। फिर इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद नवंबर 2001 में वापस से कॉनकॉर्ड के फ्लाइट्स को सर्विस में लाया जाता है, पर अब लोगों का भरोसा उठ चुका था इस पे से। लोग इससे ट्रैवल करने को तैयार नहीं थे और इसी के चलते परमानेंटली बंद करना पड़ गया कॉनकॉर्ड के सभी सर्विसेज को। कॉनकॉर्ड के परमानेंटली बंद होने में एक और मेजर रीजन था 9/11 का इंसिडेंट, जो कि सितंबर 2001 में हुआ था। कॉनकॉर्ड के वापस सर्विस में आने से 2 महीनों पहले 9/11 के हादसे के बाद पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री ठप पड़ चुका था। लोगों ने डर में आकर एरोप्लेन से ट्रैवल करना कम कर दिया था। हालांकि कुछ और रीजंस भी है कॉनकॉर्ड को बंद करने में। नॉर्मल प्लेन्स के मुकाबले कॉनकॉर्ड शोर ज्यादा करता था, तो जिन लोगों का घर एयरपोर्ट के नजदीक होता था उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था इसको लेकर। ये फ्यूल इफिशिएंट भी नहीं था, इसीलिए इससे ट्रैवल करना काफी महंगा पड़ता था। इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से कॉनकॉर्ड कभी वापस सर्विस में नहीं आ पाया और परमानेंटली बंद हो गया। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए कोटि कोटि नमन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।